ऐसे क्वेश्चंस जिनके बिना एग्जाम्स कंप्लीट ही नहीं होता है। हर एग्जाम में क्वेश्चंस आपको बार बार मिलेंगे, भले कोई भी एग्जाम हो। तो ऐसे महत्वपूर्ण, ऐसे ब्रह्मास्त्र क्वेश्चन को लेकर मैं पुनः उपस्थित हूँ और बिना किसी देरी के आप सिर्फ इनको सुनते चलेंगे तो हम इन क्वेश्चंस को करते चलेंगे। पहला क्वेश्चन है कि विद्युत सेल किसको चेंज करता है। तो आप सब जानते हैं जो विद्युत सेल होता है रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा, किसको, केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिक एनर्जी। विद्युत मोटर, आप मोटर से याद रखें, तो विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा, इलेक्ट्रिक एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी। विद्युत मोटर में विद्युत सब पहले जुड़ा हुआ है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू, है ना, मैकेनिकल एनर्जी। जनरेटर की जब बात करते हैं हम लोग, तो जनरेटर काम क्या है, यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा, मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिक, मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिक। बल्ब और हीटर में क्या होता है, विद्युत ऊर्जा से प्रकाश व उष्मा ऊर्जा का काम होता है इसमें। विद्युत घंटी क्या काम करती है, विद्युत ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा, है ना। लाउड स्पीकर और माइक्रोफोन दोनों काम क्या है, तो आप ये बता पाएंगे, ध्वनि ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा, है ना, साउंड टू इलेक्ट्रिक। माइक्रोफोन साउंड टू इलेक्ट्रिक। सौर सेल प्रकाश ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा, है ना, जो प्रकाश ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में। और ताप विद्युत घर जो होते हैं वो क्या करते हैं, या यांत्रिक ऊर्जा से, जो आपका सौर सेल तो आपने बता दिया प्रकाश ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा, जबकि और अगर इसमें अगर ताप विद्युत घर क्या होंगे, वो कोयले से आप विद्युत ऊर्जा बनाते हैं, या यहाँ पर परमाणु ऊर्जा होता है, तो परमाणु ऊर्जा में आप कर लेते हैं परमाणु विद्युत ऊर्जा। थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग है, यहाँ अलग रहेगा ये सितार वाला, तो सितार का जो काम है ये अलग आएगा, यांत्रिक ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा। ये आप इनको देखते चले। बात करते हैं विश्व के प्रमुख डेजर्ट। आप सब जानते हैं जो सहारा डेजर्ट है वो दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट है ना। एरिया देख लीजिए 940000 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। कहाँ है सारा, पूछ सकते हैं कभी। अल्जीरिया, चाड, इरिट्रिया, लीबिया, माली, मारितानिया, नाइजर, सूडान, ट्यूनीशिया, मिस्र, मोरक्को और पश्चिमी सहारा। अरब डेजर्ट कहाँ फैला है, सऊदी अरब, यमन, इराक, जॉर्डन, कुवैत, ओमान, कतर, यूएई। गोबी डेजर्ट बहुत पूछा है आपसे, कितनी बारी पूछ लिया है गोबी को, तो याद रखेंगे गोबी कहाँ है, मंगोलिया और चाइना के बीच है। कालाहारी डेजर्ट आपसे पूछते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं इसको टिक कर रहा हूँ। कालाहारी, बोत्सवाना, अंगोलिया, नामीबिया, साउथ अफ्रीका। पेंटागोनियन कहाँ पर है, अर्जेंटीना और चिली के बीच है। ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया में है, पूछ लेते हैं आपसे। ग्रेट बेसिन डेजर्ट कहाँ पर है, यूएसए में है। ग्रेट बेसिन डेजर्ट यूएसए में है। चिहुआ हुआन कहाँ पर है, मैक्सिको और यूएसए में है। ग्रेट सैंडी डेजर्ट, ग्रेट सैंडी मरुस्थल पूछा हुआ है तो ऑस्ट्रेलिया में है। गिब्सन भी पूछा हुआ है, गिब्सन सिप्सन ये दोनों पूछे हैं, तो गिब्सन और सिप्सन दोनों ऑस्ट्रेलिया में, यानी कि ग्रेट सैंडी, ग्रेट विक्टोरिया, गिब्सन, सिप्सन ये सब कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया में है। दस्ते काबीर पूछा हुआ है, दस्ते कबीर कहाँ पर है, तो दस्ते कबीर आपका, या दस्ते काबीर ईरान में है। कबीरदास से याद रखिएगा। दस्ताई तो कहाँ पहुँच गए। तकला माकन सिंक्यांग चाइना में। सोनोरॉन एरिजोना एंड कैलिफोर्निया यूएसए और मैक्सिको में है। नाबीब अंगोलिया नामीबिया में है। काराकुम आपका तुर्कमेनिस्तान में है। थार डेजर्ट आप सब जानते हैं, नॉर्थ वेस्ट इंडिया एंड पाकिस्तान, थार भारत में और पाकिस्तान में है। सोमाली आपका सोमाली गणराज्य में है। और जो पूछते हैं अटाकामा, बहुत पूछा है आपसे, अटाकामा कहाँ है, उत्तरी चिली एवं पेरू, नॉर्दर्न चिली एंड पेरू में है, साउथ अमेरिका में है अटाकामा, शुष्क मरुस्थल है सबसे। काजिल कुम पूछा है आपसे, काजिल कुम कहाँ पर है, तो उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। काजिल कुम उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। दस्ते लुथ ये भी ईरान में है, ईस्टर्न ईरान में है। मोजावे आपका साउथ कैलिफोर्निया में, बेसिकली अमेरिका में है। बात करते हैं वर्ल्ड के जो प्रमुख सिटी हैं वो किस उद्योग के लिए फेमस हैं, तो बाकू पेट्रोलियम इंडस्ट्री के लिए, बाकू अजरबैजान की कैपिटल है, बाकू पेट्रोलियम उद्योग के लिए। और हैमिल्टन हो, बर्मिंघम हो, एसान हो, अंसन हो, पिट्सबर्ग हो, सलेम, मैं ये सभी आयरन एंड स्टील लोहा इस्पात उद्योग के लिए फेमस हैं। हैमिल्टन कनाडा में हो गया, बर्मिंघम आपका यूके में हो गया, पिट्सबर्ग आपका, है ना, यूएसए में हो गया, बर्मिंघम यूके में, अंसन चाइना में हो गया, है ना। ये सब मैंगनीज रूस में हो गया। ये सभी क्या है, लोहा इस्पात उद्योग के केंद्र कौन कौन, हैमिल्टन, बर्मिंघम, एसन, अंसान, पिट्सबर्ग, सलेम, मैरिटोर बहुत फेमस है। पिट्सबर्ग यूएसए में है। संघाई सूती वस्त्र उद्योग के लिए फेमस है। डुंडी स्कॉटलैंड में है। जूट इंडस्ट्री, जूट उद्योग लेनिनग्राड रूस में है, इसे पहले सेंट पीटर्सबर्ग भी कहते थे। तो इसका पोत निर्माण उद्योग है। नगोया जापान में। सूती वस्त्र एवं ऑटोमोबाइल्स, नगोया सूती वस्त्र एवं ऑटोमोबाइल्स जापान। अबादान तेल रिफाइनरी, ऑयल रिफाइनरी लॉस एंजलिस यूएसए में है। हवाई जहाज़ और यहाँ पर फिल्म इंडस्ट्री भी है।
डेट्राइट बहुत पूछा जाता है, ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री है डेट्राइट। डेट्राइट यूएसए में है। क्वेश्चन आता है कि भारत का डेट्राइट किसे कहते हैं, भारत का डेट्राइट किसे कहते हैं। कितने लोगों को मालूम है इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। आया हुआ क्वेश्चन है पीसीएस में भी, लोअर में भी, एमपी सब जगह। तो भारत का डेट्राइट किसे कहा जाता है, करिएगा कमेंट्स में, लिख दे रहा हूँ यहाँ पर। प्रीथमपुर किसे कहते हैं, प्रीथमपुर एमपी में पड़ता है, नियर इंदौर। इंदौर के पास प्रीथमपुर है, उसे भारत का डेट्राइट कहा जाता है। इंडियाज डेट्राइट प्रीथमपुर। डेट्राइट ऑटोमोबाइल्स के लिए फेमस है। जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में गोल्ड माइनिंग स्वर्ण खनन के लिए। ओसाका जापान में वस्त्र उद्योग के लिए फेमस है। याकोहामा पोत निर्माण उद्योग जापान। ह्यूस्टन तेल एवं प्राकृतिक गैस, ऑयल एंड नेचुरल गैस। हवाना क्यूबा की कैपिटल भी है। सिगार उद्योग के लिए बहुत फेमस है हवाना सिगार उद्योग। चेलियाब्रिक्स धातु और सैन मशीनरी उद्योग। मिलान इटली में है रेशमी वस्त्र उद्योग। सिल्क इंडस्ट्री मिलान की फेमस है। मॉस्को धातु रसायन मशीनरी। शेफील्ड कटलरी यूके में है, शेफील्ड कटलरी चाकू छुरी उद्योग। वेनिस कांच निर्माण ग्लास इंडस्ट्री वेनिस इटली में है। ग्लासगो पोत निर्माण स्कॉटलैंड में है। ओटावा कागज निर्माण ओटावा कनाडा में। पेपर इंडस्ट्री। कारागंडा बेसिन कोयला माइंस। हाईवेल्ड गोल्ड माइंस स्वर्ण खनन। किब्रोइरॉग लोएस्क कालगुल्डी स्वर्ण खनन ऑस्ट्रेलिया में है कालगुल्डी। किम्बरले साउथ अफ्रीका में डायमंड, याद रखिए 2003 के मैच जो हुआ था उससे याद रखिए किम्बरले। डोनबास कोयला खनन है। और सार भी आपका कोयला के लिए है, ये आप याद रखेंगे, है ना, सार क्षेत्र कोयला खनन के लिए। अब कुछ हम बात कर लेते हैं डिसीज़ की, बहुत महत्वपूर्ण जो पूछ। अब पहले बात करते हैं वायरस से होने वाले रोग, जो विषाणु जनित रोग होते हैं। पोलियो, है ना, ये वायरस से है बेसिकली, मक्खी पिस्सू खपड़ से, है ना, क्या क्या लकवा है, ये सब बहुत महत्वपूर्ण है जो चीज़। रेबीज़ वायरस से होने वाला है। पागल कुत्ते काटने से होता है। उल्टी बुखार पानी से डर लगता है। भारी आवाज़ से बहुत महत्वपूर्ण है। डेंगू आपका डेंगू वायरस से किससे होता है पूछ सकते हैं, किससे काटने से। तो डेंगू बहुत फैला भी है अभी आजकल। तो एडिस मच्छर के काटने से होता है ना, लक्षण इसमें देख लीजिएगा। एड्स ह्यूमन इम्यूनिटी डिफिशियंसी HIV वायरस से होता है। जुखाम राइनो वायरस से होता है, फ्लू से, है ना। और मस्तिष्क शोथ जेई जापानी इंसेफ्लाइटिस इसको बोलते हैं, जेई वायरस, इसे जापानी इंसेफ्लाइटिस जेई भी कहते हैं, दिमागी बुखार भी कहते हैं। बड़ी मात्रा में यूपी के तराई क्षेत्रों में मच्छर से फैलता है। चेचक वेरुलोसा वायरस से होता है ना। छोटी माता स्मॉल मतलब जिसे कहते हैं वेरुला वायरस से ये भी होता है। खसरा या रुबेला पैरामिक्सो वायरस से होता है, ये पूछा गया है। और मम्स की बात करें पैरामिक्सो वायरस से है। हर्पीज जोस्टर वेरिसोला जोस्टर वायरस से। हेपेटाइटिस वायरस से होता है, जल फूड पॉइजनिंग के संपर्क में आने से। एवियन एन्फ्लूजा एन्फ्लूजा ए वायरस पक्षियों से मनुष्यों में होता है। जैसे आप ये जानते हैं ना, बर्ड फ्लू के दो थे, एक तो बर्ड फ्लू, है ना, एक स्वाइन फ्लू आया था। स्वाइन फ्लू आपका H1N1, स्वाइन फ्लू का H1N1, बर्ड फ्लू का H5N1, याद रखेंगे इस बात को। अब कुछ बैक्टीरिया वाले जीवाणु जनित रोग कौन कौन से हैं उसकी बात कर लेते हैं। ये क्वेश्चन आता है टीबी किससे होती है, तो टीबी बेसिकली बैक्टीरिया से होती है। उस बैक्टीरिया का नाम क्या है, माइक्रोबैक्टीरियस ट्यूबरक्लोसिस। टीबी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। रामबाण क्वेश्चन है, ब्रह्मास्त्र क्वेश्चन है, आपको लग जरूर रहा होगा, लेकिन ये छोटे छोटे क्वेश्चंस आप जब एग्जाम हॉल में गलत कर आते हैं, जिस बार पीछे से विटामिन सी लोगों ने गलत कर दिया था कुछ कहीं पर, तो उस समय आपके काम आएंगे। और आपको ये एग्ज़ाम से पहले मैं इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप अपना बूस्टअप कर सकें, चार्ज हो सकें। तो टीबी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से होती है। टाइफाइड का जो बैक्टीरिया है साल्मोनेला टाइफी, बाकी इसमें सब लिखा, पढ़ लीजिए क्या क्या होते हैं। साल्मोनेला टाइफी। डिप्थीरिया, है ना, कोर्निबैक्टीरियम। प्लेग जो होता है पेस्टिस यूरिनेसिया पेस्टिस किसके द्वारा होता है पूछते हैं आपसे, पिस्सू द्वारा, चूहे के माध्यम से, पिस्सू के माध्यम से फैलता है। प्लेग पहले बहुत महामारी आती थी, है ना, थेरसिनिया पेस्टिस पिस्सुओं के द्वारा। न्यूमोनिया के लिए पूछ सकते हैं डिप्लोकोकस न्यूमोनी। कोड़ एक तरह से जो होता है माइकोबैक्टीरियम लेप्रेसी, इसको बोलते हैं कोड़ को लेप्रेसी, है ना। काली खांसी जिसको कुछ कुकर खांसी ही बोलते हैं। तो हीमोफेलिस पर्टूरिस, है ना। टिटनेस कोलिस्ट्रियम टिटनी के द्वारा, है ना, इसका एक इंजेक्शन भी लगवाना चाहिए लोगों को। सुजाक डिप्लोकोकस, है ना, सेक्स संबंधी रोग है। सिफिलिस भी। ट्रेपोनेमा पेंडलम सेक्स संपर्की है। बॉटलिज्म कोलिस्ट्रियम बॉटलिज्म। हैजा बहुत पूछा जाता है, हैजा विब्रियो कॉली बेसिकली किससे होता है, दूषित जल खाद्य पदार्थ से, है ना, विब्रियो कॉली। एंथ्रेक्स भी बैसिलेसिस एंथ्रेसिस, और बड़ी मात्रा में ये फैलता है। एंथ्रेक्स महामारी का रूप लेता है एंथ्रेक्स, है ना। एक कभी कभी पूछ लेते हैं आपसे बहुत महत्वपूर्ण, DPT का टीका, तो डिप्थीरिया, कुकुर खांसी और टिटनी किसके लिए DPT होता है, मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, बार बार आया है। DPT में 3 टीके लगते हैं, डिप्थीरिया का,
कुकुर खांसी या काली खांसी और टिटनेस, है ना, डीपीटी, याद कर लेंगे इस बात को, कभी भी आपसे पूछें। कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स की बात कर लेते हैं, जो रिवर कहाँ कहाँ से निकलती है। सिंधु, इंडस का ओरिजिन कहाँ से है, तिब्बत में कैलाश मानसरोवर झील के पास कहाँ से है, किस उससे है, तो आप ये बता पाएंगे। किस ग्लेशियर से होता है, तो तिब्बत के पास कैलाश मानसरोवर झील से निकलती है। और ये अरब सागर पाकिस्तान में जाकर गिरती है। कौन से, बोखर चू ग्लेशियर के पास से। झेलम, इसका प्राचीन नाम बितिस्ता भी था। इसका जो ओरिजिन है वेरीनांग आइदर शेषनांग लेक, कश्मीर वैली, है ना। और चिनाब नदी संगम होता है पाकिस्तान में झंग के निकट। पूछा हुआ है कि कहाँ पर, तो पाकिस्तान में झंग के निकट। चिनाब प्राचीन समय इसको अस्कनी कहते थे। और चिनाब का जो ओरिजिन है बरालाचा पास, बरालाचा दर्रा हिमाचल से है। और चिनाब याद रखें इंडस की सबसे बड़ी सहायक नदी है चिनाब। रावी, प्राचीन समय इसकी इरावती, रावी इसका ओरिजिन, है ना, कुल्लू की पहाड़ियाँ हिमाचल से होता है, बेसिकली रोहतांग पास से होता है। और ब्यास जो है ब्यास कुंड से निकलती, इसका प्राचीन नाम बिपाशा था। और नियर रोहतांग पास कुल्लू, ये भी रोहतांग दर्रे के पास ब्यास कुंड से निकलती है। और सतलज नदी पर हरिके बैराज डैम बनाती है ना। हरिके बैराज में सतलज और ब्यास मिलती है। और इसी हरिके बैराज से इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है। इंदिरा गांधी कैनाल किससे निकाली गई, हरिके बैराज से। एंड दिस इज द लॉन्गेस्ट कैनाल ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की जो सबसे लंबी नहर है वो इंदिरा गांधी नहर कहाँ से निकाली गई, हरिके बैराज। किसके संगम पर, सतलज और ब्यास के। सतलज जिसे पहले शत्रुधि कहते थे, इसका उद्गम तिब्बत में है कैलाश मानसरोवर के पास। किस ग्लेशियर से, राकसताल, राकसताल कैलाश मानसरोवर, है ना। गंगा की बात कर लें तो गंगा आप सब जानते हैं गंगोत्री हिमनद से निकलती है। गोमुख ग्लेशियर उत्तराखंड, गंगोत्री के पास गोमुख उत्तराखंड से निकलती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। हाँ, गंगा इसका नाम कब पड़ता है, तो आप इस बात को याद रखेंगे। बेसिकली गंगा अलग अलग है, भागीरथी और अलकनंदा, भागीरथी प्लस अलकनंदा का जहाँ संगम होता है वहाँ से गंगा कहते हैं। तो भागीरथी और अलकनंदा कहाँ मिलती हैं, देवप्रयाग। कहाँ मिलती हैं, ये देखो लिखा हुआ देवप्रयाग। तो देवप्रयाग से इसे गंगा बोलते हैं, देवप्रयाग से इसे गंगा कहा जाता है। देवप्रयाग में संगम होता है किसका किसका, देवप्रयाग में संगम होता है किसका किसका, तो आप बता पाएंगे भागीरथी और अलकनंदा, तो वहाँ से गंगा कहलाती है। भागीरथी और अलकनंदा के संयुक्त रूप ही क्या कहलाता है, गंगा कहलाता है। कहाँ से, देवप्रयाग से। रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी और अलकनंदा का संगम होता है। याद रखिए उत्तराखंड में 5 प्रयाग बेसिकली फेमस हैं, रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग, कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग। तो जितने प्रयाग हैं उनमें एक कॉमन नदी कौन सी है, अलकनंदा है। तो देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी जहाँ से गंगा, रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी। पश्चिम बंगाल में फरक्का के स्थान पर बांग्लादेश प्रवेश करती। बांग्लादेश में गंगा किस नाम से जानते हैं, पद्मा। क्वेश्चन आता है किस नाम से जानते हैं इसको, तो गंगा जी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानते हैं। और बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र से मिल जाती है ना, फिर मेघना से मिल जाती है और मेघना नाम से बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। यमुनोत्री, यमुना की बात कर लें तो यमुना का जो ओरिजिन है यमुनोत्री ग्लेशियर के पास बंदरपूंछ, है ना, बंदरपूंछ हिल, जिसे मंकी टेल नहीं पढ़ेंगे, बंदरपूंछ ही पढ़ेंगे। बंदरपूंछ छोटी है, यमुनोत्री के पास निकलती है और गंगा में इलाहाबाद से मिल जाती है। यमुना जो है गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, याद रखें इस बात को। चंबल का ओरिजिन जना पाव हिल्स, है ना, कौन सी पहाड़ी से होता है, बड़ा पाव नहीं करेंगे आप लोग खाने के लिए, है ना। जना पाव हिल्स, महू, इंदौर, एमपी। चंबल का ओरिजिन एमपी से होता है, महू जना पाव पहाड़ी से। रामगंगा का उद्गम जो है बेसिकली मिलाम हिमालय कुमाऊं से होता है ना। शारदा मिलाम ग्लेशियर नेपाल से आता है, घाघरा मिल जाती है बाराबंकी में। करनाली घाघरा मंदाता चोटी गंगा से मिल जाती है, नेपाल से आती। गंडक भी नेपाल से आती। गंडक को ही हम शालिग्रामी नदी कहते हैं, नारायणी नदी भी कहते हैं, जिसमें शालिग्राम भगवान मिलते हैं। धौलागिरी वायरस की चोटी की नेपाल से निकलती है। गंगा में इसका संगम सोनपुर से हो जाता है। सोनपुर बिहार वो स्थान है जहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा एनिमल पशु मेला लगता है, सोनपुर बिहार में। क्वेश्चन भी आया हुआ है। केन नदी एमपी से निकलती है, सतना के पास कैमूर की पहाड़ियों से, है ना। यमुना से मिल जाती है बांदा में। कोसी गोसाई थान से निकलती है नेपाल से, गंगा में मिल जाती है बिहार में। कोसी बेसिकली एक साथ अकेली नहीं 8 नदी है ना। कोसी अपना मार्ग चेंज करने के लिए बहुत फेमस है, बिहार में बड़ी मात्रा में बाहर, इसे बिहार का शोक भी कहते हैं, सारो बिहार। सोन नदी अमरकंटक से निकलती है, एमपी अमरकंटक से, बिहार पटना के निकट ये मिल जाती है आकर के, अमरकंटक से निकलती है और गंगा में बिहार में मिल जाती है। अमरकंटक से गोमती का ओरिजिन जो पीलीभीत की एक झील है, फुलहर झील, उसे गोमत ताल भी कहते हैं। गोमत ताल से ही इसका नाम गोमती पड़ा है। गोमत ताल फुलहर झील पीलीभीत से निकलती है और गाजीपुर के निकट गंगा में मिल जाती है। महानंदा का ओरिजिन जो दार्जिलिंग से है, वेस्ट बंगाल, गंगा से मिल जाती है। दामोदर ये छोटा नागपुर के पठार से निकलती है, इसे बंगाल के शोक के नाम से भी जानते हैं, सारो बंगाल कहते हैं दामोदर। और दामोदर आपका रिफ्ट वैली भ्रंश घाटी में होकर बहती है। ब्रह्मपुत्र
कैलाश मानसरोवर में, वही चेमायंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है ना। जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसका ओरिजिन कहाँ से है? कैलाश मानसरोवर झील में चेमायंगडुंग ग्लेशियर। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में क्या कहते हैं? सांगपो। क्या कहते हैं ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में? सांगपो कहते हैं। और अरुणाचल में दिहांग कहते हैं, असम में इसे ब्रह्मपुत्र कहते हैं, बांग्लादेश में इसे जमुना कहा जाता है। बाद में ये गंगा पद्मा मिल जाती है। याद रखना, ब्रह्मपुत्र का ओरिजिन कैलाश मानसरोवर झील के नियर चेमायंगडुंग ग्लेशियर से है। तिब्बत में इसे यारलांग सांगपो कहा जाता है, अरुणाचल में इसे दिहांग कहा जाता है, और असम में ब्रह्मपुत्र और बांग्लादेश में इसे क्या कहते हैं? जमुना कहते हैं। याद रखें। तीस्ता का जो ओरिजिन है कंचनजंगा चोटी से, ब्रह्मपुत्र से मिल जाती है। मानस का ओरिजिन तिब्बत है, ब्रह्मपुत्र से मिलती है। सुबनसिरी हिमालय ब्रह्मपुत्र की सब सहायक नदियाँ हैं। धनसिरी नागा पहाड़िया ब्रह्मपुत्र। क्वेश्चन पूछते हैं कि ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ कौन कौन सी? याद रखिए, तीस्ता, मानस, सुबनसिरी, धनसिरी सब। कालदानी मणिपुर से निकलती है। बराक नदी ये नागालैंड से निकलती है। पद्मा मिल जाती है ना। तो ये जो आपकी महत्वपूर्ण नदियाँ हैं उन सब पर हमने बात। अब नदियों के अलावा हम लोग विटामिन पे बात कर लेते हैं। महत्वपूर्ण बात है ना। विटामिन ए तो आप जानते हैं। विटामिन B2 की अगर बात करें, इसे किस नाम से जानते हैं? तो रेबोफ्लेविन। विटामिन B2 का साइंटिफिक नेम क्या है? रेबोफ्लेविन। किसमें मिलती है? दूध, मटर, सेम। और इसकी कमी से कौन सा जीव में छाले या एल्बोफरेसिस हो जाता है? विटामिन B3 को पूछा है नियासिन। B3 नियासिन। इसकी कमी से पेलाग्रा, कौन सा रोग होता है? पेलाग्रा। किसमें मिलती है? आप देखते रहिए। विटामिन B5 को पेंटोथेनिक एसिड, B5 पेंटोथेनिक एसिड, पैरेस्थीसिया। विटामिन B6 पाइरिडॉक्सिन। विटामिन B6 क्या है? पाइरिडॉक्सिन। एनीमिया, पेरिफेरल न्यूरोपैथी, है ना। विटामिन B7 बायोटिन। बायोटिन इसको बोलते हैं, साइंटिफिक नेम यकृत। विटामिन B9 को फोलिक एसिड, फोलिक अम्ल, है ना। विटामिन B12 बहुत पूछा जाता है आपसे। विटामिन B12 को साइनोकोबालामिन, क्या बोलते हैं? साइनोकोबालामिन, है ना। विटामिन B, विटामिन अगर सी की बात करें तो इसे विटामिन C एस्कर्बिक एसिड, एस्कर्बिक अम्ल कहते हैं। और बेसिकली जो खट्टे फल होते हैं, आंवला, नींबू, संतरा में बड़ी मात्रा में मिलता है स्कर्वी रोग। पीछे में क्वेश्चन आया था 20 बार कि संतरा विटामिन C, वही मैच करना था सही वाला, है ना। पीछे में आ चुका क्वेश्चन है ये, और लोगों ने, बहुत से लोगों ने गलती कर दी सिंपल से क्वेश्चन को। देखने में बहुत सिंपल लगता है। तो विटामिन C का साइंटिफिक नेम एस्कर्बिक एसिड। किस में मिलता है? आंवला, नींबू, संतरा, नारंगी, अमरूद, सर्वाधिक आंवला में। और विटामिन C की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी। विटामिन D की बात करें तो विटामिन D का जो साइंटिफिक नाम है कोल्सिफेरॉल है। क्या नाम है? कोल्सिफेरॉल। इसी कमी से रिकेटस और ऑस्ट्रोमेलेशिया, कौन कौन से रोग आते हैं? रिकेट्स, सूखा रोग और ऑस्ट्रोमेलेशिया। दूध, मछली, यकृत, लीवर सब में, अंडा, मशरूम में उपस्थित होता है। विटामिन E को पूछा जाता है टोकोफेरॉल। क्या कहते हैं इसको? कौन साइंटिफिक नेम क्या है इसका? टोकोफेरॉल। तो इसका नाम जो है वो क्या नाम है? टोकोफेरॉल, विटामिन E। और इसकी कमी से जनन क्षमता में कमी, नवजात में हीमोलिटिक एनीमिया हो जाता है। बेसिकली इसको बहुत अधिक कम मात्रा में मिलता है, हरी पत्तियाँ सब्जियों में मिलता है, दूध, मक्खन, टमाटर वगैरह। विटामिन K की अगर बात करें तो रक्त का जो थक्का नहीं जमता है वो विटामिन K की कमी से। तो रक्त का थक्का ना जमना है, ब्लीडिंग, थाइसिस, किसकी कमी से? विटामिन K की कमी से। विटामिन K का संश्लेषण कैसे कैसे हो आप में लिखा हुआ है। इसमें एक और पूछते हैं कि जल में कौन से घुलनशील है, वसा में कौन से घुलन है? तो B और C, B एंड C। जो BC कहाँ होती है? जल में होती है, बस याद रखिए। BC वाटर सेल्युबल है, जल में घुलनशील हैं, जबकि बाकी A, D, E, S के कहाँ? फैट सेल्युबल, वसा में। तो BC याद रखें, BC वाटर में, जल में। तो फिर आगे आप कर लेंगे। कुछ और जो हम देखते हैं विज्ञान की अगर बात करें क्या क्या है। साइबरनेटिक्स का मतलब क्या होता है? तो साइबरनेटिक्स का मतलब विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत मानव व यंत्र के मध्य स्वरूप व संचालन का अध्ययन किया जाता है। हॉरोलॉजी समय मापन का अध्ययन होता है, टाइम मेजरमेंट। मैनोमीटर दाब मापते हैं, प्रेशर किसका? गैसों का। एनमोमीटर वायु वेग, है ना, वायु वेग मापा जाता है। ऑडियोमीटर ध्वनि की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ साउंड, ऑडियोमीटर ध्वनि की तीव्रता। ट्राइबोलॉजी घर्षण व स्नेहक का अध्ययन होता है। फोनोमीटर प्रकाश की चमक, है ना, फोनोमीटर किसके लिए? प्रकाश की चमक। गायरोस्कोप घूमती हुई वस्तुओं की गति। फायदोमीटर समुद्र की गहराई। हाइग्रोमीटर वायुमंडलीय आर्द्रता, वायुमंडलीय आर्द्रता। हिप्सोमीटर ऊंचाई। पोटेंशियोमीटर किसके लिए है? विभवांतर के लिए है। और क्रोमैटोग्राफी रंगीन रसायनों के मिश्रण को पृथक करने की विधि। क्रोमैटोग्राफी रंगीन रसायनों के मिश्रण को पृथक करने की विधि है। न्यूट्रियोमीटर, न्यूट्रियोमीटर किस काम आता है? दूध या दूध पदार्थों की वसा, है ना। इलेक्ट्रोमीटर अलग होता है, वो न्यूट्रियोमीटर किसके लिए? फैट, है ना, वसा की मात्रा को नापने के लिए। और इसी में देख लेते हैं कमरे के मानक तापमान पर 25 डिग्री सेंटीग्रेड केवल ब्रोमीन एवं मरकरी ही द्रव पाए जाते हैं। मतलब जो कमरे का स्टैंडर्ड टेम्परेचर है, मानक तापमान 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर केवल ब्रोमीन व मरकरी ही द्रव पर होते हैं।
हालांकि सीजियम, रुबिडियम, फ्रेंसियम तथा गैलियम कमरे के तापमान या उससे कुछ तापमान पर भी द्रवावस्था में हो जाते हैं। कौन कौन? सीजियम, रुबिडियम, फ्रेंसियम, गैलियम। टेप रिकॉर्डर की कैसेट में ध्वनि का अवलोकन किससे करते हैं? तो फेरोमैग्नेटिक चूर्ण के, किससे? फेरोमैग्नेटिक चूर्ण के लेपन से करते हैं। और एंटीकर आप जानते, पूछ लेते हैं आपसे, इलेक्ट्रॉन का एंटीकर क्या है? पॉजिट्रॉन है, एंटी इलेक्ट्रॉन। मोती में क्या होता है? मोती एक पूछा हुआ क्वेश्चन है इनका। तो मोती की अगर बात करें तो मोती में सबसे बड़ा क्या है कि 85% कैल्शियम कार्बोनेट होता है, एरोगोनाइट होता है, 2-4% जल होता है और कॉन्स्टिट्यूएंट प्रोटीन पूछा हुआ है। क्या क्या मिलता है मोती में? कैल्शियम कार्बोनेट, कॉन्स्टिट्यूएंट प्रोटीन पाया जाता है। ये आपसे बहुत पूछते हैं, है ना। एनोडाइजिंग क्या होती है कि एल्युमिनियम पर, है ना, परत लाई जाती है, तो एल्युमिनियम ऑक्साइड की। चलिए और कुछ देख लेते हैं। आंवले में जो कसैलापन होता है किस कारण होता है? टेनिन की वजह से। मिर्च में चरपराहट किसकी वजह से? कैप्सोसिन की वजह से। मिर्च में लाल रंग कैप्सोथिन की वजह से। दूध का सफ़ेद रंग कैसीन की वजह से। लहसुन में जो गंध है वो एलाइसिन की वजह से। हल्दी का पीला रंग करकुमिन की वजह से। गाजर का नारंगी रंग कैरोटीन की वजह से। करेले में कड़वाहट मेमोडिर्कोसाइट। पपीते का पीला रंग केरिंजेंथिन। खीरे में कड़वाहट कुकुरबिटेसिन। दूध का पीलापन कैरोटीन। लहसुन में पीलापन कैरोटीन। टमाटर का लाल रंग किस वजह से? लाइकोपिन। प्याज का लाल रंग एंथोसाइनिन। पीपल में कड़वाहट मार्मोलिसिन। तेल का पीला रंग कैरोटिनाइज्ड। तो मिश्र धातु की बात करें जो मिला के बनाई जाती है उसमें टाका सोल्डर किससे किससे मिलाकर बनता है? सीसा 68% है, प्लस टिन आपका 32%। तो परसेंटेज आप पढ़ लीजिएगा, मैं सब खाली नाम बोल रहा हूँ। टाका सोल्डर, सीसा प्लस टिन। जर्मन सिल्वर, निकल सिल्वर में तांबा, जस्ता, निकल, कॉपर, जिंक, निकल। जर्मन सिल्वर में 1% सिल्वर नहीं होती, खाली नाम में दिखता कि सिल्वर है। पीतल जो होता है तांबा प्लस जस्ता, कॉपर प्लस जिंक। कांसा तांबा प्लस टिन, तांबा प्लस टिन से मिलाकर कांसा बनता है। गन मेटल तांबा प्लस टिन प्लस लेड प्लस जिंक। स्टेनलेस स्टील में लोहा, क्रोमियम, मैंगनीज, कार्बन, निकेल, आयरन, क्रोमियम, मैंगनीज, कार्बन और निकेल, ये किसमें है? स्टेनलेस स्टील में। फॉस्फर ब्रांज तांबा प्लस टिन प्लस फास्फोरस। ग्लाइडिंग धातु जो है कॉपर प्लस जिंक। मैग्नीलियम बेसिकली जो एरोप्लेन्स वगैरह में यूज करते हैं, मैग्नीलियम। एल्युमिनियम प्लस मैग्नीशियम प्लस कॉपर प्लस आयरन। ड्यूरेलिन एल्युमिनियम प्लस कॉपर प्लस मैग्नीशियम प्लस मैंगनीज। रोल्ड गोल्ड जो है आपका कॉपर 90%, एल्युमिनियम 10%। रोल्ड गोल्ड कॉपर प्लस एल्युमिनियम। और जो स्वर्णकार या सुनार द्वारा प्रयोग किया था, क्या प्रयोग किया था? अम्लराज है ना, जो सुनार लोग प्रयोग करते हैं, क्या बोलते हैं उसको? अम्लराज या एक्वारिजा। इसको बोलते हैं नाइट्रो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। किससे बनकर बनता है? HNO3 प्लस HCl। जो अम्लराज होता है वो नाइट्रिक एसिड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मिश्रण होता है। किसका किसका मिश्रण होता है? HNO3 और HCl का। चलिए आगे देख लेते हैं। जो एक और महत्वपूर्ण पदार्थ है जीव विज्ञान के लिए, जो 6 जीवन के लिए कौन कौन से पदार्थ उत्तरदायी माने जाते हैं? 6 पदार्थ कौन कौन से? कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर। कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस और सल्फर। फिनॉल का प्रयोग किसके लिए करते हैं हम लोग? बैकेलाइट के लिए। किसके लिए? बैकेलाइट। वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरते हैं? नाइट्रोजन गैस। कौन सी गैस? नाइट्रोजन, N2 पूछा हुआ है। विटिकल्चर किसके लिए फेमस है? विटिकल्चर अंगूरों की व्यापारिक कृषि। हॉर्टिकल्चर बागवानी, फूलों फलों सब्जियों कृषि। सिल्वीकल्चर वनों का संरक्षण व संवर्धन। फ्लोरिकल्चर व्यापारिक स्तर पर फूलों की कृषि। अर्बरिकल्चर वृक्षों व झाड़ियों की कृषि। ऑलवेरिकल्चर जमीन पर फैलने वाली सब्जियों कृषि। बार बार क्वेश्चन आया, लोग गलत कराते हैं, फिर भी आएगा। ऑलवेरिकल्चर जमीन पर फैलने वाली सब्जियों की कृषि। ओल्वीकल्चर आएगा तो जैतून की कृषि। एरोपेनिक क्या होता है? पौधों को हवा में उगाना। एरोपेनिक पौधों को हवा में उगाना। मोरिकल्चर रेशम कीट हेतु शहतूत उगाना। रेशम कीट हेतु शहतूत उगाना। सेरिकल्चर रेशम उत्पादन के लिए रेशम कीड़ों का पालन, है ना, रेशम, सेरिकल्चर। मॉरिकल्चर समुद्री जीवों का उत्पादन। वर्मीकल्चर केचुआ पालन, वर्मीकल्चर। एपीकल्चर शहद, है ना, हनी बी, शहद उत्पादन, मधुमक्खी पालन जो होता है। पिसीकल्चर मछली, है ना, मत्स्य। पोमोलॉजी पूछा हुआ है, पोमोलॉजी फलों की कृषि। पोमोलॉजी से मतलब क्या है? फलों की कृषि। आपसे रॉक्स पूछ लेते हैं तो आग्नेय रॉक्स और ट्रांसपोरिक। तो ग्रेनाइट, बेसाल्ट और बेसाल्ट ये सब क्या? आग्नेय चट्टान। तो ग्रेनाइट किस में चेंज होती है? नीस में। बेसाल्ट चेंज होगा एम्फीबोलाइट में, बेसाल्ट सिस्ट में। तो नीस और एम्फीबोलाइट और सिस्ट क्या हो गए? मेटामॉर्फिक रूपांतरित चट्टान। औषधि के एग्जाम्पल देख लीजिए, सैल, चूना पत्थर, चाक, डोलोमाइट, बालू पत्थर, सब क्या? औषधि। सेडिमेंट्री रॉक्स हैं। तो सैल जो चेंज होकर क्या बनाएगी? स्लेट। लाइमस्टोन क्या बनाएगा? मार्बल। चूना पत्थर क्या बनाएगा? संगमरमर। चाक और डोलोमाइट क्या बनाएंगे? संगमरमर। बालू का पत्थर क्वार्ट्ज। ये पूछ लेते हैं कि कौन सी औषधि, कौन से उगने। रूपांतरित, अगेन रूपांतरित, मेटामॉर्फिक चेंज टू मेटामॉर्फिक। स्लेट फाइलाइट में जो जाएगा, फाइलाइट सिस्ट में, गैब्रो सर्पेंटाइन में, कांग्लोमेरेट क्वार्ट्जाइट में।
तो इसमें देख लीजिए कौन सी औषधि है, कौन सी आग्नेय और कौन सी रूपांतरित है, ये आपके काम की बहुत है। ये पूछते हैं बार बार कि राज्य सूची के विषयों पर संसद कब बना सकता है पावर। पहला तो आर्टिकल 249(1) के तहत बना सकता है। किसके तहत? आर्टिकल 249(1) के तहत राष्ट्रीय हित में राज्यसभा द्वारा संकल्प पारित करने पर अगर राज्यसभा को ऐसा बिल पास कर दे तो संसद 1 साल के लिए कानून बना सकती है। आर्टिकल 250 में क्या बना सकती है कि आपातकाल उद्घोषणा के दौरान बना सकती है। आर्टिकल 252 राज्यों के बीच आपसी करार के द्वारा, और आर्टिकल 253 की अगर बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावी बनाने के लिए। इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स बहुत बार पूछा है, किस आर्टिकल में? तो आर्टिकल 253 में अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावी बनाने के लिए। आर्टिकल 200 जब राज्यपाल द्वारा किसी विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए आरक्षित कर लिया जाता है आर्टिकल 200 के तहत। और आर्टिकल 357 में भी बना सकते हैं जब अगर राज्य में प्रेसिडेंट रूल लागू है। तो इन आर्टिकल के माध्यम से स्टेट लिस्ट पर पार्लियामेंट कानून बना सकती है ना। ठीक है। आर्टिकल 222 पूछ सकते हैं कभी कभी कि क्या है, राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश का तबादला किसी अन्य उच्च न्यायालय में कर सकते हैं। ट्रांसफर ऑफ अ जज फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर हाई कोर्ट। आर्टिकल 222 में एक न्यायाधीश का तबादला दूसरे न्यायाधीश में किया जा सकता है। ठीक। और इसमें कोई महत्वपूर्ण कुछ इंपॉर्टेंट हम लोग मात्रक देख लेते हैं। चालक की जो विद्युत प्रतियोगिता होती है उसकी इकाई क्या होती है? ओम मीटर, है ना। जूल किसका मात्रक है? कार्य का। जूल ऊर्जा का भी है। एम्पियर धारा। वाट आपका शक्ति का। वोल्ट विभवांतर। कैलोरी ऊष्मा के लिए। न्यूटन सेकंड आवेग के लिए। न्यूटन डाइन बल के लिए। नॉट समुद्री जहाज की गति। मैक हाई वेग उच्च वेग के लिए। एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य के लिए। पास्कल आपका दाब के लिए, प्रेशर के लिए। सेल्सियस ताप टेम्परेचर। डेसिबल ध्वनि साउंड। क्यूसेक जल प्रवाह की दर, है ना। बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब के लिए। 1 माइक्रोन बराबर कितने के होता है? 10⁻⁻6 मीटर अथवा 10⁻⁻4 सेंटीमीटर पूछा गया 1 माइक्रोन, है ना। हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने के कारण क्या होता है? क्योंकि वायुदाब वहाँ पर क्या हो जाता है? कम हो जाता है। वस्तु की मात्रा बदलने पर उसकी डेंसिटी चेंज नहीं होती, घनत्व अपरिवर्तित रहता है ना। याद रखेंगे इस बात को भी। मिराज जो होता है मृगमरीचिका किससे बनती है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन का एग्जाम्पल है। और जो दूरदर्शन में प्रसारण होता है श्रव्य संकेतों के लिए, किसका? आवृत्ति मॉडलिंग के लिए। फ्रिक्वेंसी मॉडलिंग किसके लिए? श्रव्य जो सुनाई पड़ता है हमें टेलीविजन में, किसकी वजह से? आवृत्ति मॉडलिंग। जबकि जो चित्र संदेश होते हैं, पिक्चर इमेज जो हम देखते हैं, उसके लिए आयाम मॉडलिंग। बहुत बार पूछा गया, रट लीजिएगा इसको। मतलब श्रव्य के लिए आवृत्ति और चित्र के लिए आयाम मॉडलिंग का प्रयोग किया जाता है। रेटिना पर जो वस्तु का इमेज बनता है कैसा होता है? उल्टा, छोटा और रियल बनता है, वास्तविक, है ना। प्रकाश के रंग का निर्धारण किससे होता है? उसके वेवलेंथ से। किससे होता है? तरंग दैर्ध्य से। प्रकाश के कलर का जो निर्धारण किससे होता है? तरंग दैर्ध्य से होता है। और लाल रंग के प्रकाश का तरंग दैर्ध्य सर्वाधिक अधिक होता है। किसका? रेड कलर की जो वेवलेंथ होती है, तरंग दैर्ध्य सर्वाधिक होती है, जबकि बैंगनी रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है। बैंगनी रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है। लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम है, तो बैंगनी रंग का प्रकीर्णन सर्वाधिक होता है। याद रखेंगे इस बात को। उत्तल दर्पण की अगर हम बात करें, नुतु दर्पण, अभिसारी लेंस भी कहते हैं, तो उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब आभासी, सीधे एवं वस्तु से छोटे बनते हैं। और इसीलिए जो मोटर वाहनों के बस आदि में चालक के जो बगल में लगा होता है, पीछे के यातायात देखने के लिए उसका प्रयोग करते हैं। किसका? उत्तल दर्पण का। ठीक है, याद रखेंगे इस बात को। विश्व की प्रमुख घास भूमियाँ हैं वो देख लीजिए। ग्रासलैंड पूछते हैं आपसे। सवाना सूडान बेसिकली अफ्रीका में। कैंपोस ब्राज़ील। सेराडो ब्राज़ील। लानोस कोलंबिया एंड वेनेजुला। साहेल रेड सी अटलांटिक ओशियन। ये बेसिकली सब ट्रॉपिकल हैं, उष्णकटिबंधीय। सवाना सूडान, कैंपोस ब्राज़ील, सेराडो ब्राज़ील, लानोस कोलंबिया वेनेजुला, साहेल लाल सागर से। शीतोष्ण की बात करें अगर हम सब, तो पंपास बहुत पूछा जाता है। पंपास अर्जेंटीना, उरुग्वे और ब्राज़ील। पंपास कहाँ? अर्जेंटीना, उरुग्वे, ब्राज़ील। वेल्ड साउथ अफ्रीका। वेल्ड साउथ अफ्रीका। कैंटरबरी आपका न्यूजीलैंड में है। डाउन्स आपका ऑस्ट्रेलिया में है। स्टेपीज पूर्वी यूरोप, मध्य एशिया, यूरेशिया में बेसिकली स्टेपीज होती है। और इसके अलावा प्रेरीज आपका नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका। पुस्टास हंगरी। फिर से रट लीजिए। पंपास अर्जेंटीना, उरुग्वे, ब्राज़ील। वेल्ड साउथ अफ्रीका। कैंटरबरी न्यूजीलैंड। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया। स्टेपीज ईस्टर्न यूरोप, मध्य एशिया, यूरेशिया। पेरिस नॉर्थ अमेरिका। पुस्टास हंगरी। बाकी ये PDF आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप देख लीजिए, जो चीज़ें मैं इसमें नहीं डिस्कस कर रहा हूँ। अब जो महत्वपूर्ण है इंडियन माइंस, बार बार पूछ लेते हैं आपसे, देख लीजिए। तो पहले बात करें लोहे की खानों की, तो बादाम पहाड़ आयरन की माइंस, बादाम पहाड़ कहाँ पर है? उड़ीसा में है। डाली राजहरा कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में है। कुद्रेमुख कर्नाटक में। नोवामुंडी झारखंड। बेलारी कर्नाटक। क्योंझर उड़ीसा। बैलाडीला छत्तीसगढ़। गुरु महिसानी उड़ीसा।
बाबा बूदन कर्नाटक, सुंदरगढ़ केओंझर उड़ीसा, नाथरा की पाल राजस्थान। ये आयरन की सबसे महत्वपूर्ण खाने हैं जो आपको मिलनी ही मिलनी है। तांबा के लिए बात कर लें कॉपर की, मोसाबानी झारखंड, राखा झारखंड, नेल्लोर आंध्रा, खेतड़ी राजस्थान में, खोदरीबा राजस्थान, ये कॉपर की हो गई। कोयला, कोल की फेमस माइंस तलचर उड़ीसा, सिंगरेनी आंध्र प्रदेश आंध्रा, गिरिडीह झारखंड, जयकोंडम या लिग्नाइट तमिलनाडु, सर्वाधिक लिग्नाइट तमिलनाडु में होता भी है, कोरबा छत्तीसगढ़, करगाली छत्तीसगढ़, बोकारो झारखंड, झरिया झारखंड, रानीगंज पश्चिम बंगाल वेस्ट बंगाल, नामचिक नामचुक अरुणाचल, विश्रामपुर छत्तीसगढ़ में है, और जयकोंडम तमिलनाडु। ये सभी फेमस कोयले के माइंस हैं। चांदी जावर राजस्थान में। मैग्नीज की बात करें बालाघाट एमपी, क्योंझर उड़ीसा, धारवाड़ कर्नाटक। एल्युमिनियम की बात करें तो एल्युमिनियम बॉक्साइट उसी को बोलते हैं, तो कोरापुट उड़ीसा, हजारीबाग झारखंड। सीसा जस्ता लेड एंड जिंक जावर राजस्थान, रामपुर आगाछा राजस्थान। रामपुर आगाछा में सबसे अच्छा सीसा जस्ता मिलता है। पेट्रोलियम की बात करें लुनेज गुजरात, नौग्राम गुजरात, बारकोल गुजरात, कलोल गुजरात। कोयली रिफाइनरी है गुजरात में, नागापट्टिनम तमिलनाडु में है, नुमालीगढ़ असम में है, अगुरी असम में है। तो ये कुछ फेमस आपकी वो रही। 2-3 बार पूछा है पीसीएस प्री और मेंस दोनों में कि C3 और C4 पौधे कौन से होते हैं। पहले तो C3 प्लांट्स होते क्या हैं, वो पौधे जिसमें जल उपयोग क्षमता प्रकाश संश्लेषण दोनों ही कम हो, वाटर और फोटोसिंथेसिस, जल उपयोग क्षमता प्रकाश संश्लेषण दोनों ही कम हो लेकिन श्वसन दर अधिक हो, उन्हें बोलते हैं C3 प्लांट। तो C3 प्लांट कौन कौन होते हैं, दलहन, धान, तिलहन, गेहूँ, जौ, राई, धान, सरसों, मूंग, उड़द, सब ये क्या है C3, दलहन, धान, तिलहन, गेहूँ, जौ, धान, सरसों। C4 जिनमें पौधे और प्रकाश संश्लेषण दोनों अधिक हो, तो जैसे मक्का, गन्ना, मिलेट्स ज्वार। याद कर लीजिए मक्का गन्ना बहुत पूछते हैं। C4 पौधे कौन से हो गए, मक्का, गन्ना, ये बहुत पूछा जाता है। आम में बार बार पूछा है, मैंने बताया भी है आपको कि आम्रपाली कैसी किस्म है, संकर किस्म है, हाइब्रिड किससे बनती है आम्रपाली, दशहरी और नीलम। दशहरी और नीलम क्रॉस से क्या बनती है आम्रपाली, दशहरी और नीलम क्रॉस क्या है आम्रपाली है। और इसमें जो फेमस हो सकता है सिंधु, रत्ना और अल्फांसो से बनती है ना, मल्लिका, नीलम, इंटू दशहरी से, लेकिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आम्रपाली ही है जो कि दशहरी इंटू नीलम से बनती है। सिंधु ऐसी वैरायटी है आम की, ये सीडलेस वैरायटी, कैसी बीज गुठली रहित है ना, गुठली रहित वैरायटी है, सिंधु महाराष्ट्र में होती। और इसमें कोई बहुत भारतीय कृषि का इतिहास किसने लिखा है, MS रंधावा ने, मोहिंदर सिंह रंधावा ने लिखा। हरित क्रांति कब आई थी, 7वें दशक के दौरान 1966-67 में। और सदाबहार ग्रंथ के प्रणेता कौन है भारत में, MS स्वामीनाथन। परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के जनक किसे माना जाता है भारत में, होमी जहांगीर भाभा एटॉमिक एनर्जी के फादर माने जाते हैं। डॉक्टर भाभा के निर्देशन में 1948 में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की गई। कब, एटॉमिक एनर्जी कमीशन कब बना, 1948 में। और 1954 में परमाणु ऊर्जा विभाग, एटॉमिक एनर्जी डिपार्टमेंट 54 बना। और 4 अगस्त 1956 को परमाणु रिएक्टर अप्सरा, जो देश का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था, अप्सरा, कब शुरू हुआ, 1956 में। तो पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा का प्रारंभ किया गया, 1956 प्रारंभ किया गया। और ट्राम्बे में परमाणु ऊर्जा संस्थान की स्थापना 1954 में की गई थी। और बाद में इसका नाम बदल करके बार कर दिया गया, कब, 1967 में, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है ना। तो देश का पहला ऊर्जा संयंत्र, परमाणु ऊर्जा संयंत्र कब खोला गया, 1969 तारापुर महाराष्ट्र में पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र तारापुर महाराष्ट्र में खोला गया। उसके बाद 72 में रावत भाटा चित्तौड़ राजस्थान में, 1983 कल्पक्कम मद्रास में, 1989 नरोरा बुलंदशहर में खोला गया। और नाभिकीय ईंधन कॉम्प्लेक्स की स्थापना 1971 में हैदराबाद में की गई। भारतीय परमाणु विद्युत निगम लिमिटेड का गठन 1987 में किया गया। भारत के जो प्रमुख परमाणु रिएक्टर हैं उनको देख लेते हैं, अप्सरा, साइरस, जर्लिना, पूर्णिमा, ध्रुव, कामनी एवं पूर्णिमा, ये प्रमुख परमाणु रिएक्टर हैं, पूछेंगे आपसे। और जो भारी पानी जिसे बोलते हैं D2O, भारी पानी का क्या होता है, D2O होता है, तो D2O है ना, जिसमें हाइड्रोजन के। तो भारी पानी के जो संयंत्र है भारत में कहाँ है, नांगल पंजाब, बड़ोदरा गुजरात, तूतीकोरन तमिलनाडु, रावत भाटा राजस्थान, तलचर उड़ीसा, हजीरा गुजरात, मानगुरु आंध्रा, थालघाट महाराष्ट्र, है ना। तो इस तरह करके ये मैंने लगभग आज 2 वीडियो आपको दिए। और इन दोनों वीडियो को आप सुन करके जाइए, अपना आत्मविश्वास बिल्डअप करिए। और इन दोनों की PDF मैं आज ही डाल दूंगा आपको, तो PDF से भी पढ़ लीजिए जो मैंने छोड़ा। और इस PDF से, इन वीडियोस से आपको मेरा विश्वास कि लगभग 10 क्वेश्चंस आपके यहीं से मिलेंगे। और आप सोचिए कि जहाँ एक नंबर से आपका सिलेक्शन रुकता हो, वहाँ कितनी बड़ी भूमिका होती है इन 10 क्वेश्चंस की। आप करेंट्स पूरा देख लीजिए, इनको पढ़ लीजिए, और इसके अलावा आप कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ये हमेशा किसी ना किसी, और इनसे प्रत्येक एग्जाम में आपको कम से कम 10 क्वेश्चंस मिलेंगे। और निश्चित कर आपकी जीत होगी। आप निश्चित रहिए, कितना भी घोर समय क्यों ना हो,
उसमें पॉजिटिविटी आ ही जाती है। सूर्यकांत त्रिपाठी यहाँ लिखते हैं ना, है अवानिशा उगलता गगन घन अंधकार, खो रहा दिशा का ज्ञान, स्तब्ध है पवनचार, भूधर ज्यों ध्यान मग्न, केवल जलती मशाल। कभी पढ़ेगा राम की शक्ति पूजा तो कितने विचलित हैं राम, फिर भी उनको जलती मशाल, आशा की प्रतीक मशाल दिख रही है और वो सफल होते हैं। तो निश्चित रूप से लगे रहिए, आप सबकी जय हो, आप सबका सिलेक्शन होगा, निश्चित होना है, उसमें कोई डाउट नहीं। आजकल कभी देर हो सकती है, बट वही है ना कि करत करत अभ्यास के जड़मत हो सुजान, रसरी आवत जेत जाते सिल पर परत निशान। यार थॉमस अल्वा एडिसन 999 स्थल प्रयोग करने में सफल कर सकता है, तो हम क्यों नहीं कर सकते? वाई वी आर नॉट? देन यू हैव टू गो एंड सो मस्ट गो ऑन। आप जाइए और पेपर को एकदम फाड़ के आइए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद। भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति है, इंडियन पार्लियामेंट की जो सबसे बड़ी कमेटी होती है वो कौन सी होती है, आपको ये बताना है। तो इसका आंसर आप सब जानते हैं। तो भारतीय संसद की जो सबसे बड़ी समिति होती है प्राक्कलन समिति होती है, एस्टीमेट कमेटी होती है, आकलन समिति होती है। इसमें कुल 30 मेंबर, कितने मेंबर होते हैं? 30 मेंबर होते हैं। तो भारतीय संसद की, इंडियन पार्लियामेंट की जो सबसे बड़ी समिति होती है प्राक्कलन समिति होती है। याद रखें, क्वेश्चन आपके आता है प्राक्कलन समिति या आकलन समिति या एस्टीमेट कमेटी, इसमें 30 मेंबर्स होते हैं। और ध्यान रखने वाली बात है कि 30 मेंबर लोकसभा से ही होते हैं, याद रखें इस बात को, है ना? ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने की शक्ति देता है? तो वो आर्टिकल है आपका 249। भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है? तो आर्टिकल 249, अनुच्छेद 249 संसद को, पार्लियामेंट्स को राज्य सूची पर, स्टेट लिस्ट पर कानून बनाने का पावर देता है। कैसे? तो अगर इसमें क्या है कि अगर राज्यसभा अपने सदस्यों के बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दे तो संसद उस पर कानून बना सकती है। किस आर्टिकल में? आर्टिकल 249 में। अगला क्वेश्चन है, किस वाद के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देशिका संविधान का भाग नहीं है? प्रेम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। किस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था? तो आप बता पाएंगे किस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था? तो वेरुवारी वाद में। किसमें? तो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने वेरुवारी वाद 1960, वेरुवारी केस 1960 में घोषित किया कि उद्देशिका जो प्रेम्बल है, जो प्रस्तावना है, वो संविधान का भाग नहीं है। प्रेम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। बट लेकिन बाद में केशवानंद भारती बनाम केस और आगे चल के सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही फैसले को बदल दिया और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान का भाग प्रस्तावना है, यानी कि बाद में कोर्ट ने अपने फैसले को चेंज कर दिया और क्या कहा कि प्रेम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। प्रेम्बल या प्रस्तावना संविधान का भाग है, केशवानंद भारती बनाम केस में कहा। यानी कि सबसे पहले किस में कहा था कि नहीं है? तो वेरुवारी बाद में 1960 में। घाव भरने में सहायक विटामिन कौन सा होता है? जो घाव हो जाता है बॉडी में, हाथ पैर कहीं भी, उसमें भरने में सहायक विटामिन कौन सा होता है? तो आप सब जानते हैं जो घाव भरने में सहायक विटामिन होता है वो कौन होता है? सी, विटामिन सी घाव भरने में सहायक विटामिन होता है। एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का साइंटिफिक नेम भी होता है। विटामिन सी खट्टे फलों में बड़ी मात्रा में मिलता है और खासतौर से आंवला में सर्वाधिक विटामिन सी पाया जाता है, ध्यान रखें इस बात को। और विटामिन सी जो होता है जल में घुलनशील होता है, याद रखें। बी और सी, बी सी जल में होती है, याद रखें। बी और सी, विटामिन बी, विटामिन सी वाटर सोल्यूबल है, बी और सी क्या है? जल में घुलनशील है। बाकी सबकी ए डी ई एच के क्या है? फैट सोल्यूबल, वसा में घुलनशील है। तो बी सी किस में घुलनशील? जल में। और अगर आपको वास्तव में सीरीज अच्छी लग रही हो तो यूट्यूब से अनुपम सर को सब्सक्राइब करना ना भूलें निःशुल्क सीरीज के लिए। और पीसीएस में, आरओ में, लेखपाल में, किसी भी एग्जाम्स में, असिस्टेंट प्रोफेसर कहीं भी एग्जाम्स में, आप सबके लिए ये क्वेश्चंस ब्रह्मास्त्र सीरीज ये लगातार चल रही है हमारी, बिना किसी शुल्क के, निःशुल्क आपके लिए आ रही है। तो यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर और लाइक करना ना भूलें। अगला क्वेश्चन, बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो बक्सर की लड़ाई जब हुई थी उस समय बंगाल का नवाब कौन था? आप सब जानते हैं बैटल ऑफ बक्सर कब हुआ था? तो बैटल ऑफ बक्सर जो हुआ था वो 22 अक्टूबर 1764, 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का बैटल हुआ था। और एक तरफ अंग्रेजों का कैप्टन मुनरो थे और दूसरी तरफ मीर कासिम, सऊदौला, शाह आलम सेकंड दिल्ली, सऊदौला अवध और मीर कासिम बंगाल। तो उस वक्त बंगाल का नवाब कौन था? तो उस वक्त बंगाल का नवाब मीर जाफर था। कुछ लोग गलती से मीर कासिम करते, मीर कासिम उस वक्त बंगाल का नवाब नहीं था। जब बक्सर की लड़ाई हुई उस वक्त बंगाल का नवाब मीर जाफर था। और बक्सर की लड़ाई में
अंग्रेजों की विजय हुई और अंग्रेजी साम्राज्य की स्थापना में सबसे महत्वपूर्ण युद्ध माना जाता है बैटल ऑफ बक्सर। इसलिए बाद इसने अंग्रेजों के पैर भारत में जमा दिए, उनके पैरों तले दिल्ली इलाहाबाद तक का राज सब कुछ आ गया। हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा है, हिंदी का पहला न्यूज़पेपर कौन सा था, तो आप बताएंगे उदंत मार्तंड। हिंदी का पहला न्यूज़पेपर कौन था, उदंत मार्तंड। कब निकला ये, 30 मई 1826 को, 30 मई 1826 को कोलकाता से। और इसके संपादक जो पब्लिशर थे जुगल किशोर शुक्ल, और बहुत गर्व की बात है कि वो कानपुर के रहने वाले थे। द फर्स्ट न्यूज़पेपर ऑफ हिंदी लैंग्वेज इज उदंत मार्तंड इन 30 मई 1826 इन कोलकाता। कहाँ से निकला, तो हिंदी का जो पहला समाचार पत्र है वो उदंत मार्तंड है, 30 मई 1826 को कोलकाता से। और इसके संपादक थे जुगल किशोर शुक्ल, और वो बेसिकली कानपुर के रहने वाले थे। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, आप जब एग्जाम देंगे तब आपको इन क्वेश्चंस की अहमियत और एक एक नंबर से कितना कष्ट होता है अगर एक नंबर छूट जाए, वो आपको समझ में आएगा। अगला है, भागीरथी और अलकनंदा का संगम कहां पर होता है, तो भागीरथी और अलकनंदा का संगम आप सब जानते हैं कहां पर होता है, उत्तराखंड के देवप्रयाग में। भागीरथी अलकनंदा दोनों कहां मिलती है, देवप्रयाग में, और यहीं से गंगा नाम पड़ता है, यहीं से भागीरथी को गंगा कहते हैं। इसके पहले वो भागीरथी होती है। गंगा को गंगा कहां से कहा जाता है, तो भी आंसर क्या होगा, देवप्रयाग। देवप्रयाग में भागीरथी प्लस अलकनंदा का संगम है, तो यहां से गंगा कहलाती है। और ध्यान रखें, उत्तराखंड में 5 प्रयाग बहुत फेमस है, देवप्रयाग, कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग, रुद्रप्रयाग, विष्णुप्रयाग। और ये पांचों प्रयाग में एक जो कॉमन रिवर है वो कौन सी है, अलकनंदा है। देवप्रयाग और रुद्रप्रयाग दो बहुत महत्वपूर्ण किसी भी एग्जाम के लिए, तो रुद्रप्रयाग में अलकनंदा प्लस मंदाकिनी का संगम है, रुद्रप्रयाग में अलकनंदा प्लस मंदाकिनी का, और देवप्रयाग में भागीरथी प्लस अलकनंदा का। और यहां से इसे गंगा कहा जाता है। अलकनंदा के तट पर महान बहुत फेमस बद्री विशाल बद्री धाम जी का, बद्रीनाथ का मंदिर है, और मंदाकिनी तट पर बाबा भोलेनाथ का केदारनाथ मंदिर, याद रखेंगे इस बात को। एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन, गंगा कार्य योजना, गंगा एक्शन प्लान कब स्टार्ट किया गया, यानी पहली बार जो प्रथम गंगा कार्य योजना आई थी वो कब स्टार्ट हुई थी, फर्स्ट गंगा कार्य स्कीम, जो फर्स्ट गंगा एक्शन प्लान आया था वो 1985 में। कब आया था, 1985 में। लगातार जुटे रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है अनुपम सर जीएस ग्रुप, वो ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ आपको निःशुल्क पीडीएफ मिलेगी और आप सफलता की ओर देखते जाएंगे। ऐसा अगर आपने सिर्फ ब्रह्मास्त्र सीरीज जितनी पढ़ी है उसमें 40 से अधिक ब्रह्मास्त्र सीरीज पढ़ी हुई है, अगर वही सॉल्व कर डाली आपने तो आपको कोई भी एग्जाम में बाहर होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगला है, काशी विद्यापीठ के संस्थापक कौन थे, हु वाज द फाउंडर ऑफ काशी विद्यापीठ। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो काशी विद्यापीठ के जो संस्थापक थे, फाउंडर थे, वो उनका नाम आपको बताना है। हु वाज द फाउंडर ऑफ काशी विद्यापीठ, तो काशी विद्यापीठ के संस्थापक बाबू शिव प्रसाद गुप्ता कौन थे, बाबू शिव प्रसाद गुप्ता काशी विद्यापीठ के संस्थापक थे। और इसकी स्थापना उन्होंने 1921 में, यानी काशी विद्यापीठ जो बनारस में स्कूल है उसकी स्थापना 1921 में बाबू शिव प्रसाद गुप्ता ने की थी। और बाबू शिव प्रसाद गुप्ता ने ही एक जो न्यूज़पेपर आप पढ़ते होंगे आज, जो प्रसिद्ध न्यूज़पेपर है आज, उसके संपादक भी बाबू शिव प्रसाद गुप्ता थे। और इस आज न्यूज़पेपर को 1920 में निकाला गया था बनारस में, और स्वतंत्रता संग्राम में इस न्यूज़पेपर ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो आज और काशी विद्यापीठ दोनों के संपादक कौन थे, बाबू शिव प्रसाद गुप्ता। अगला है, गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज कहां पर है, गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज आप सब जानते हैं, आना चाहिए आप लोगों को सबको इसके बारे में। गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज ये लखनऊ में है, कहां पर है, लखनऊ में है गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज, रट लीजिए, बहुत पूछा जाता है गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज की स्थापना कहां पर हुई है, तो लखनऊ में हुई है। अगला है, भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान, भारतीय साग भाजी अनुसंधान संस्थान, IIVR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान या भारतीय साग भाजी अनुसंधान संस्थान, IIVR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च कहाँ पर है, तो ये वाराणसी में है। कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश के बनारस में स्थित है IIVR, भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान बनारस में है, याद रखेंगे। और दीनदयाल हथकरघा संस्थान भी कहाँ पर है आपका, बनारस में, याद रखेंगे इस बात को। जबकि जो इंडियन पल्सेज रिसर्च इंस्टीट्यूट, भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र, वो कानपुर में है। पल्सेज वाला कहाँ पर है, कानपुर में है, ध्यान रखेंगे। राष्ट्रीय चीनी नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट, शर्करा संस्थान, वो भी कानपुर में। 2022 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कौन सी पुण्यतिथि होगी, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो कौन सी पुण्यतिथि होगी आपको बताना है कि 2012 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कौन सी पुण्यतिथि होगी।
तो वो 67वीं होगी, 67 कौन सी होगी, 67 होगी, याद रखें इस बात को, 67वीं पुण्यतिथि होगी। क्यों होगी देख लीजिए, इनका जन्म कब हुआ था, 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। अम्बेडकर जी का जन्म कब हुआ था, 14 अप्रैल 1891 को मऊ एमपी में। और इनकी जो डेथ हुई तो 6 दिसंबर 1956 को हुई थी, 6 दिसंबर 1956 को इनकी डेथ हुई थी। तो 1956 से जब जोड़ेंगे तो 2022 में इनकी 67वीं पुण्यतिथि होगी, जबकि 2021 में इनकी 66वीं पुण्यतिथि थी। याद रखें इस बात को। और यूट्यूब से अनुपम सर सब्सक्राइब करना ना भूलें, अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर जरूर करें। टमाटर का रंग किस कारण से लाल होता है, टमाटर का रंग लाल किस वजह से होता है, तो आपको बताना है कि टमाटर का रंग लाल किस वजह से होता है। तो आप सब जानते हैं लाइकोपीन, किसकी वजह से होता है टमाटर का रंग लाल, लाइकोपीन। टमाटर का रंग जो होता है लाल, लाइकोपीन नामक केराटिन की वजह से होता है, लाइकोपीन। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट कहाँ स्थित है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, तो ये नई दिल्ली में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट नई दिल्ली में है। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, और विटामिन B12 में कौन सी धातु पाई जाती है, विटामिन B12 में कौन सी धातु पाई जाती है, तो आप सब जानते हैं कोबाल्ट। नाम से याद रखें, जो विटामिन B12 का साइंटिफिक नेम है वो साइनोकोबालामिन, साइनोकोबालामिन विटामिन B12 का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो साइनोकोबालामिन होता है, और इसी कोबाल्ट छुपा हुआ है। तो विटामिन B12 में कौन सी धातु मिलती है, कोबाल्ट मिलती है।